हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रिय रंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, आरजीएसए बीएचयू। आज चौथा सप्ताह का चौथा और पांचवा लेक्चर। आज हम जानेंगे लाइव स्टॉक फीडिंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में, यानी पशुधन आहार एक व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहार में कैसे लाते हैं, कैसे पशुओं को खिलाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस व्याख्यान में हम लोग कवर करेंगे परिचय के साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल फिश फीड स्टफ, कितने तरह के जो पशु का चारा है या खाना है कितने तरह का होता है। फिर जो है देखेंगे फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ कैटल एंड बफेलो, जो गाय और भैंस में किस तरह का प्रैक्टिस करते हैं खिलाने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ शीप एंड गोट, भेड़ और बकरियों के बारे में जानेंगे। फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ स्वाइन, स्वाइन बोलते हैं पिग को यानी सुकर को, जो स्पेसीज होता है उसको स्वाइन बोलते हैं। फिर देखेंगे फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ पोल्ट्री, मतलब मुर्गियों के बारे में भी जानेंगे कैसे आहार दिया जाता है उनको। चलिए शुरुआत करते हैं। जो फीडिंग स्ट्रेटेजी है खिलाने का पशुओं का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल होता है टू इंश्योर द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा और प्रोडक्शन जो मिलने वाला है जानवरों से वो भी अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छा नहीं होगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, जो हम खाना खिलाते हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए। वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है क्या करेगा, सपोर्ट करता है ग्रोथ को। जो एनिमल अगर बचपन से खाना अच्छा मिल रहा है तो अच्छा उसका वृद्धि होती है, ग्रोथ अच्छा होता है। बड़े होकर के जब प्यूबर्टी आती है, फिर प्रजनन प्रारंभ करते हैं तो उनमें प्रजनन की प्रक्रिया भी अच्छी होती है और प्रोडक्शन, फिर उनसे मिलने वाले उत्पाद, अगर गाय भैंस है तो दूध मिलता है, सीप गोट है, बकरी या भेड़ है तो उससे हम लोग मांस या ऊन लेते हैं, मुर्गी है तो अंडे लेते हैं, तो उनसे जो मिलने वाला उत्पाद है वो भी अच्छा होगा, सपोर्ट करेगा इसको। और साथ ही साथ ये जो है पशुओं को डिजीज रेजिस्टेंस बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि बीमार पशु कम होंगे, इम्यूनिटी उनका अच्छा होगा। तो खाना इसलिए जो है उनका अच्छा होना चाहिए, और ये सारी चीजें जब अच्छी होगी तो उनसे जो हमें लाभ मिलेगा, उनके प्रोडक्ट को बेच करके जो हम पैसे कमाएंगे वो भी अच्छा होगा, अधिक से अधिक हम लोग लाभ ले पाएंगे। ये जो फीडिंग प्रैक्टिसेस जो है, जो स्ट्रेटजी हम लोग अपनाते हैं, वो हेल्प करता है टू ऑप्टिमाइज द इफिशियंसी, फीडिंग इफिशियंसी को ऑप्टिमाइज करने में, कैसे हम उसको बेहतर बना सकें, और साथ ही साथ रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हम पशुपालन कर रहे हैं उसमें जो हमारी लागत लग रही है उसमें कैसे हम कर सकें। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जो पशुपालन किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा खर्च जो आती है वो पशुओं को खिलाने में आता है। वो 60-70 और कभी कभी तो 80% तक चला जाता है। तो हम यहाँ पे अपनी लागत को कैसे कम करें और कैसे उससे ज्यादा से ज्यादा उत्पाद लेकर के मुनाफा लें, ये फीडिंग स्ट्रेटेजी बताता है, और इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके आगे एक एक करके जानेंगे। फीडिंग स्ट्रेटेजी का जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि इसका जो है न्यूट्रिएंट का ऑप्टिमम यूज हो, है ना, उसको बेहतर तरीके से जो न्यूट्रिएंट उसमें अवेलेबल है, पोषक तत्व अवेलेबल है, उसका उपयोग किया जा सके, और मिनिमम वेस्टेज, खाना का जो है जो हम आहार देते हैं उसकी बर्बादी ना हो। अगर बर्बादी होगा तो फिर नुकसान होगा, और ये सब कुछ बचाते हुए उनको जो है इंश्योर करना चाहिए कि हाँ, जो उनके जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है डेली का वो उनको पूरा हो रहा हो। तो ये गोल होना चाहिए। दूसरा जो है इफेक्टिव फीडिंग स्ट्रेटजी क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या उसमें हो सकता है, तो कैसे उसको हम लोग इफिशिएंट बना सकते हैं। तो पहला क्या है कि टेलरिंग फीडिंग रेजिमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फेजेज। एनिमल जब जन्म लेता है, उसके बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो जब तक बड़े होते हैं तो उसमें कई स्टेजेज आते हैं, कई प्रोडक्शन फेजेज आते हैं, और उनके लिए अलग अलग आहार हम बनाए तो उसमें भी हम किफायती बना सकते हैं, उसमें हम लागत कम कर सकते हैं, वरना वेस्टेज होगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है तो उसके लिए अलग से आहार हम उस तरह से डिजाइन कर लें, या फिर बड़ा हो गया तो उसके लिए अलग, या पशु गाभिन हो गई या फिर दूध दे रही है, या फिर हमें मांस वाली पशु जैसे भेड़ या बकरी हैं
तो उनके लिए जब हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो उस समय का आहार कैसा होगा। तो इन सब बातों पे हम अलग अलग तरीके का आहार या कितना खिलाना है इस पर डिपेंड करता है, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही साथ जैसे दो तरह के खाना जनरली हम लोग देते हैं, एक तो ग्रेन्स देते हैं जिसमें दाना होता है, और दूसरा फॉरेज जो घास वगैरह होता है, वो भी कई तरह के होते हैं, अभी हम बताएंगे। तो ये दोनों को इंक्लूड किया जाए, या फिर एक जो मिनरल मिक्सचर होता है या विटामिन मिक्सचर होता है, इनको सप्लीमेंट के रूप में इनमें ऐड किया जाए, ताकि जो है उनको हर तरह के न्यूट्रिएंट मिल जाए। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है। आप सारा दाना ही नहीं खिला सकते हैं, सारा घास ही नहीं खिला सकते हैं, तो उनको एक बेहतर न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए ये जरूरी है। तो इफेक्टिव जो फीडिंग स्ट्रेटजी है वो इसी बातों पर डिपेंड करता है कि हम उसको यूटिलाइज करके जो है फॉरेज का, दाना का या सप्लीमेंट्स का, या फिर डिफरेंट स्टेज के लिए डिफरेंट भोजन या आहार तैयार करें और इस तरह से खिलाएं, तो काफी किफायती हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल फीड स्टफ, यानी पशु आहार का वर्गीकरण। इसको कैसे हम लोग बांटते हैं, किस किस तरह का होता है। तो इसको सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, एक तो रफेज हो गया, दूसरा कंसंट्रेट हो गया। रफेज मतलब जिसमें फाइबर्स ज्यादा होते हैं, जैसे फॉडर जो सूखा घास होता है या हरा घास होता है, तो ये इसमें ज्यादा होते हैं फाइबर्स, तो इसको रफेज बोलते हैं। अब इसमें भी दो तरह का रफेज हो सकते हैं। ग्रीन फॉडर मतलब हरा चारा जो होता है वो लेगुमिनस भी हो सकता है, नॉन लेगुमिनस भी होता है, कई तरह के होते हैं। ड्राई फॉडर जैसे हे हो गया, स्ट्रॉ मतलब पुआल या पराली जिसको बोलते हैं वो हो गया, हे सूखी घास को बोलते हैं। तो इस तरह से ये रफेज के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हो गया कंसंट्रेट। कंसंट्रेट में एक तो हो गया एनर्जी रिच फीड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे सीरियल्स जो भी होते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये सब चीजें उसमें आते हैं जो पशुओं को खिलाते हैं। या फिर उसके बाय प्रोडक्ट जैसे चोकर हो गया, जैसे गेहूं का बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, चोकर हो गया। प्रोटीन रिच फीड जैसे वाइल्ड केक्स हो गए, मीट मील हो गया, फिश मील हो गया, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। सप्लीमेंट्स जैसे हमने बता रहा था कि मिनरल मिक्सचर और विटामिन होते हैं, वो अलग से पाउडर भी आता है ना, उसको ऐड करते हैं। तो ये जो भी विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है उसको पूरा करता है, इसलिए इसको पूरक आहार भी बोला जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोग इतने फीड स्टफ जो होते हैं इनको बांटते हैं, और ये एनिमल इनको खाते हैं। अब रफेज किसको बोलेंगे, जो रेशेदार चारा होता है। रेशेदार चारा में कभी हम बता रहे थे कि फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये इसमें जो है ये पचता कम है, कम पाच्य होता है फाइबर्स ज्यादा होने के कारण से। फाइबर्स ज्यादा होता है, क्यों इसको बोलते हैं रफेज, इसमें जो है ना 18% से ज्यादा क्रूड फाइबर, मतलब सारा फाइबर्स मिला करके 18% से ज्यादा होना चाहिए, और टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट हैं वो 60% से कम हो। तो ऐसे चारा को हम लोग बोलते हैं रफेज। ये जो होता है बल्कि होता है और लेस डाइजेस्टेबल होता है, मतलब वो थोड़ा कम पचता है दूसरे आहार की तुलना में। इसमें एक फैक्टर होता है लिग्निन। यही लिग्निन जो है वो क्रिटिकल फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है डाइजेस्टिबिलिटी को, जो पचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से हम लोग रफेज के बारे में जाने कि ये क्या होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है क्रूड फाइबर्स कितना % होते हैं, टीडीएन कितना होता है, किसको रफेज बोलेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रीन फॉडर, हरा चारा जिसको बोलते हैं। इसमें 60 to 90% मॉइस्चर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फॉडर, है ना, कि किस तरह के वो चारा है। किसी में 60% हो सकता है, किसी में 90% हो सकता है। ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ग्रासेस हो गए, जो घास जो खेतों में या जंगलों में पाया जाता है उसको ग्रीन चारा के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्टिवेटेड फॉडर मतलब जो उगाते हैं खेतों में, जैसे बहुत सारे जानवर जो पालते हैं उनको खिलाने के लिए घास उगाते हैं, चारा उगाते हैं। इसमें दो तरह के हो सकते हैं, लेगुमिनस, नॉन लेगुमिनस। लेगुमिनस में कौन कौन सा आ गए, मेज जैसे मक्का वाला आ गया, मक्का के पौधों को उगा करके खिलाते हैं, है ना। ज्वार हो गया, नेपियर ग्रास होता है वो हो गया, दीनानाथ ग्रास होता है, ये सब जो है नॉन लेगुमिनस में आते। लेगुमिनस फॉडर जैसे बरसीम, आप लोग खूब नाम सुने होंगे बरसीम का या लूसर्न का, ये बहुत यूज किया जाता है जानवरों को खिलाने के लिए। काउपी हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब जो है
लेगुमिनस फॉडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेगुमिनस की कैटेगरी में ये आते हैं। उसके बाद हरा घास और क्या क्या हो सकता है, नेचुरल वेजिटेशन जैसे पास्चर हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ट्री लिप्स हो गया। ट्री लिप्स में भी जो यूज करते हैं सुबाबुल का हो गया, एकेसिया हो गया, सेसवानिया हो गया, बनियान आप लोग जानते होंगे, बरगद जिसको हम लोग बोलते हैं, पीपल, ये सब जो ट्री है उसके भी पत्ते जानवर खाने में इस्तेमाल करते हैं। एक साइलेज होता है, साइलेज आगे हम बताएंगे, ये भी हरा चारा कैटेगरी में आता है, कैसे बनाते हैं ये आगे बताएंगे इसके बारे में। ड्राई फोडर्स जो सूखा चारा है, इसमें जो है पानी की संख्या कम होती है, 10 से 15% ही सिर्फ होगा। और ये क्या क्या हो सकता है, हे हो सकता है, स्ट्रॉ मतलब पैडी स्ट्रॉ और व्हीट स्ट्रॉ। पैडी मतलब धान का जो भूसा होता है उसको, जो स्ट्रॉ जो काटने के बाद निकलता है उसको बोलते हैं, या व्हीट गेहूं का जो होता है उसको व्हीट स्ट्रॉ बोलते हैं। स्टोवर मीन्स डंठल वाला जो हो गया, जैसे मक्का सूख गया उसमें से ग्रेन्स निकाल लिए तो जो उसकी सूखी पत्तियां हो गया, डंठल हो गया, साथ में सबको मिला करके उसको बोला जाता है स्टोवर। तो सूखी घास जो है जिसको हे बोलते हैं, ये इसको ड्राई किया जाता है। ये दोनों हो सकता है, लेगुमिनस और नॉन लेगुमिनस भी हो सकता है। इसको हार्वेस्ट किया जाता है जब वो वेजिटेटिव स्टेज में होता है, ग्रोथ का जो स्टेज होता है, जिस समय जो है ना फुल्ली मैच्योर प्लांट हो, बिफोर द फ्लावरिंग स्टेज, है ना, मैच्योर प्लांट होना चाहिए फुल्ली मैच्योर से थोड़ा सा पहले, और ये फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होने से पहले। उसमें न्यूट्रिएंट इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस समय के स्टेज में जब इसको कट किया जाता है, कट करके सुखा लिया जाता है, इसको हे बोलते हैं। स्ट्रॉ किसको बोलेंगे, जब सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे पैडी है, व्हीट है, बार्ली है, ओट है ना, इसको जब है ये सूखा हुआ होता है। और कब होता है, जब इसमें से ग्रेन्स निकाल लेते हैं। थोड़ा दोनों में थोड़ा अंतर है, एक तो फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच रहा है उसी समय उसको कट करके सुखा लिया, दूसरा है कि फ्लावरिंग हो गया, ग्रेन्स उसमें से निकाल लिया, उसके बाद जो सूखा हुआ मटेरियल जो बचा उसको हम लोग स्ट्रॉ बोलते हैं। स्ट्रोवर्स हमने बता दिया कि लेफ्ट ओवर जो प्लांट मटेरियल है, लीव्स है, डंठल है, कॉप्स है, ये सब जो है ना ग्रेन्स निकालने के बाद उसको स्ट्रोवर्स बोलते हैं। ये सब पशु खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साइलेज जो है ये बनाया जाता है जब कोई चारा अवेलेबल नहीं है उस समय के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसको बनाने के तरीके होते हैं। तो ये क्या है, हाई मॉइस्चर फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है जो ग्रीन फॉडर से बनाया जाता है, और ये सिमिलर होता है पिकल मतलब अचार जैसे हम लोग खाते हैं उसी तरह का ये साइलेज होता है जो पशु इसको उपयोग में करते हैं। तो इसका बनाने का तरीका है कि इसके जो पौधे हैं, जो चारा है, हरा चारा लेगुमिनस हो या नॉन लेगुमिनस, इसको छोटे छोटे काट लिए जाते हैं और उसको एक पैकिंग मटेरियल बैग्स में जो है उसको पैक किया जाता है ताकि उसमें कोई तरह का हवा उसके अंदर ना जाए, या फिर उसको स्टोर कर सकते हैं सैलो या पिट में, और उसको अच्छी तरह से, सैलो या पिट गड्ढे को बोलते हैं, वहां पे भी अच्छी तरह से स्टोर करके उसको अच्छी तरह से सील कर देते हैं ताकि उसमें हवा ना जाए, ऑक्सीजन उसको ना मिले। तो क्या होगा कि वहां पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होगी, किण्वन की प्रक्रिया होगी, और एनारोबिक कंडीशन होने के कारण से जो उसमें जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो प्रिजर्वेटिव के रूप में एक्ट होता है, वो लैक्टिक एसिड जो है उसको प्रिजर्व करके वो बचाता है। माइल्ड एसिड होता है ये जो उसको बचाने का काम करता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है, और इसमें किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होता है, सारा का सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल उसमें रहते हैं। तो साइलेज जो है ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये जब हम पैक करके रखते हैं तो करीब करीब 20-21 दिन में ये रेडी हो जाता है। फिर उसको स्टोर करके रख दिया जाता है। जब ड्राई समय आता है जिसमें कोई चारा वारा नहीं मिलता है तो उस समय ये खिलाने का काम आता है, और ये जो है हाईली पैलेटेबल होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है पशुओं के लिए, और एग्जेक्टिव भी होता है, मतलब गोबर पास करने में थोड़ा सा आसानी उसको होता है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चारा होता है पशुओं के लिए। नेक्स्ट जो है कंसंट्रेट राशन। कंसंट्रेट राशन उसको बोलते हैं जो न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसमें टिपिकली जो है फाइबर जो है वो कम होगा और एनर्जी कंटेंट उसमें या प्रोटीन कंटेंट उसमें ज्यादा होगा। जैसे इसमें जो होना चाहिए लेस देन 18% क्रूड फाइबर होना चाहिए और 60% से ज्यादा जो है टीडीएन होना चाहिए, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। तो इस तरह के जो
आहार हैं उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेट यानी सघन चारा जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें दो तरह के हो सकते हैं। एनर्जी रिच फीड हो गया, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एनर्जी की जो मात्रा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है ज्यादा होती है, इसमें प्रोटीन लेस देन 20% होता है और फाइबर तो लेस देन 80% होगा ही। तो एनर्जी रिच जो आहार है वो कौन कौन सा हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बार्ली हो गया यानी जौ जिसको बोलते हैं, ओट्स, जई हो गया, राइस, चावल, ये सब जो है, या मिलिंग प्रोडक्ट्स जो मिल में जब इसको प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स जब निकलते हैं, जैसे व्हीट ब्रान, चोकर वगैरह हो गया, राइस ब्रान हो गया, डीआरबी हो गया, डी वाइल्ड राइस ब्रान, राइस ब्रान से जब उसको तेल निकाल लिया जाता है तो डी वाइल्ड, या मोलासेस जैसे शुगर केन से जो प्रोसेसिंग होता है उसमें मोलासेस जो मिलते हैं और उसको भी यूज जानवर खाने के करते हैं। तो ये जो है क्रस्ट फॉर्म में या ग्राउंडेड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में इसको खिलाया जाता है। क्रस्ट मतलब उसको थोड़ा सा दर्रा बना करके, या ग्राउंडेड मतलब पाउडर बना करके उसको खिला सकते हैं। दूसरा हो गया प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट उसको बोलेंगे जिसमें फाइबर तो 18% से कम होगा ही, प्रोटीन जो है वो 20% से ज्यादा होगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, वाइल्ड सीड केक, खल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं, पल्सेस हो गए, चुन्नी हो गए, ये सब उसमें आते हैं। वाइल्ड सीड केक में क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे होता है, जैसे जीएनसी हो गया, ग्राउंड नट केक जो है ना, मूंगफली का जो खली होता है उसको बोलते हैं, मस्टर्ड हो गया, सरसों का खली हो गया, कॉटन सीड जो हो गया, कपास के बाद जो खली बनता है तेल निकालने के बाद उसको बोलते हैं, सनफ्लावर केक हो गया, लिनसीड केक, बहुत तरह के होते हैं। और दूसरा, ये सब तो प्लांट ओरिजिन के हो गए। दूसरा, एनिमल ओरिजिन में भी प्रोटीन रिच डाइट आते हैं, जैसे फिश मिल, मछलियों से बनाया जाता है, मीट मिल, मीट से बनाया जाता है, बोन मिल है ना, या ब्लड मिल, ब्लड से भी बनाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है पशुओं को खिलाया जाता है। सप्लीमेंट्स के रूप में जो है, जो पूरक आहार बोलते हैं, जैसे विटामिन मिनरल्स उसमें ऐड किए जाते हैं, या फिर प्रोबायोटिक्स उसमें ऐड किए जाते हैं, जिसको हम लोग पूरक आहार बोलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो जानना जरूरी है, जैसे यहाँ पे एक राशन, राशन किसको बोलेंगे, जिसको आहार या खुराक बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ द फीड ऑफर टू एन एनिमल इन ए 24 आवर पीरियड, मतलब एक दिन में जो हम उसको खाना खिला रहे हैं 24 आवर में, 24 घंटे में, उसी को राशन बोलते हैं। अगर वो 5 किलो खा रहा है तो 5 किलो का राशन हो गया, उसको 2 किलो खा रहा है तो 2 किलो का राशन हो गया। तो 24 आवर्स में वो जितना खा रहा है या जितना हम दे रहे हैं उसको खाने के लिए, उसको बोलते हैं राशन। एक होता है बैलेंस्ड राशन। बैलेंस्ड राशन मतलब क्या हुआ कि ये जो राशन है उसमें सभी पोषक तत्व, जैसे एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, सभी जो है राइट अमाउंट में, सही सही मात्रा में और सही सही प्रोपोर्शन में अगर उसमें है, और 24 आवर्स में जो हम दे रहे हैं उसमें ये सही सही मात्रा में है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड राशन। मतलब सही, सभी तरह से बैलेंस्ड है वो, मतलब उसमें किसी तरह की कमी नहीं है, सारे पोषक तत्व उसमें मौजूद हैं। ये क्या हो सकता है, ड्राई फॉडर हो सकता है, ग्रीन फॉडर हो सकता है, कंसंट्रेट हो सकता है, सप्लीमेंट के रूप में जो अभी हम बता रहे थे वो सब होता है। ये प्रॉपर न्यूट्रिशन को इंश्योर करते हैं। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर बैलेंस्ड राशन नहीं होगा तो प्रॉपर ग्रोथ एनिमल का नहीं होगा, उसका हेल्थ मेंटेन नहीं होगा। तो ये हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, मिल्क मीट प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन को असिस्ट करने के लिए ये सब जरूरी है बैलेंस्ड राशन। इसलिए जानवरों में जब भी हम खाने की बात करते हैं तो बैलेंस्ड राशन की बात करते हैं। कंसंट्रेट मिक्सचर, कंसंट्रेट मतलब जो ग्रेन्स हैं उसको मिला दिए तो कंसंट्रेट मिक्सचर होगा। इसमें प्रोटीन रिच भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट रिच भी हो सकता है, इसको सभी को मिलाकर के मतलब मिश्रित आहार को जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं कंसंट्रेट मिक्सचर। क्रूड प्रोटीन जो होता है, इट रेफर्स टू द टोटल प्रोटीन कंटेंट इन अ फीड इंग्रेडिएंट। जितना भी प्रोटीन कंटेंट है उसमें दोनों इंक्लूड होता है, डाइजेस्टेबल और इनडाइजेस्टेबल, मतलब जो पच जाता है वो भी, जो नहीं पच पाता है, सभी को मिला करके क्रूड प्रोटीन करते हैं। तो इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसमें सबसे पहले फीड में नाइट्रोजन कंटेंट एस्टिमेट करते हैं, उसके तरीके होते हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.25 से, तो उसमें क्रूड प्रोटीन कितना है वो हमें पता चल जाता है। एक होता है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, जो क्रूड प्रोटीन में वैसा प्रोटीन जो एनिमल उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करता है और उसको यूटिलाइज करता है अपने बॉडी में, उसको बोलते हैं डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन। तो क्रूड प्रोटीन में से अगर अनडाइजेस्टेड वाला जो पचा नहीं उसको माइनस कर देंगे तो डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन मिल जाएगा। एक होता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ द डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, जितना भी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हैं जो पचने योग्य हैं फीड में,
है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, वसा जिसको बोलते हैं, या फाइबर्स हो गए, ये सभी को मिला करके जो पचने योग्य है उसी को बोलते हैं टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। और ये जो है इसको जो है कॉमनली यूज किया जाता है टू एवेल्युएट द एनर्जी वैल्यू ऑफ द फीड, जो परसेंटेज में हम लोग बात करते हैं। अब आते हैं फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ काउ एंड बफेलो, एक एक करके हम सारे जानवरों में देखेंगे क्या है। तो जब बच्चे जन्म लेता है, जब बछड़ा जब आता है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग फीडिंग कराते हैं उसको। तो शुरू में जब बछड़ा जन्म लेता है तो जो उसकी माँ होती है वो क्या उस दूध तुरंत नहीं देती है, वो कोलेस्ट्रम होता है जिसको खीस बोलते हैं, गाढ़ा सा होता है, चिपचिपा सा होता है। तो उसमें बहुत ज्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होता है, उसमें एंटीबॉडी भी जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जो बच्चों को या बछड़ों को उसको रोग से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ाता है। तो वो तो जरूर देना चाहिए। तो 1 से 3 दिन तक वो आते रहता है, तो उसको 1/10 अगर जितना बछड़े का वेट है उसका 10वां भाग उसको देते हैं, दिन में 3 बार उसको देंगे। उसी तरह से फिर 4 से 7 दिन में भी 1/10 ऑफ द बॉडी वेट देते हैं। 1/10 हम दे रहे हैं, और जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ता जाएगा उसका अमाउंट आप देखेंगे घटता जाएगा। फिर 8 से 14 दिन के लिए भी 1/10 देते हैं, है ना, यहाँ पे वेट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या है 15 से 21 दिन में थोड़ा थोड़ा जो है काफ स्टार्टर, एक फीड होता है जो काफ स्टार्टर के रूप में यूज करते हैं, उसके लिए स्पेशली बनाया जाता है, वो स्टार्ट करते हैं, उसको धीरे धीरे देते हैं। और उसको जो है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करते हैं, आदत लगाते हैं उसको। और इस तरह से फिर धीरे धीरे 100 ग्राम 200-250 ग्राम 500 ग्राम करके उसको बढ़ाते जाते हैं। और जो मिल्क है उसको धीरे धीरे करके इसको रिड्यूस कर दे जाते हैं, और 2-3 महीने तक उसको पिलाते हैं, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। 3 से 12 महीनों के लिए भी फिर धीरे धीरे करके क्या है, वहां तो मिल्क 3 महीने के बाद बंद हो गया, धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या है जो कंसेंट्रेट मिक्सचर है वो बढ़ते जा रहा है, और फॉडर जो है, जो रफेज है, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। तो 1 साल तक इस तरह से हम लोग उसको खिलाते हैं। फिर काफ स्टार्टर, काफ स्टार्टर क्या है कि ये स्पेसिफिकली डिजाइंड सॉलिड फीड है, जो ट्रांजिशन ऑफ द काफ फ्रॉम मिल्क टू सॉलिड, जब वो दूध पी रहा होता है बच्चा, उसके बाद वो सॉलिड खाना जब प्रारंभ करता है, तो वो जो ट्रांजिशन फेज है उस समय के लिए अचानक से वो जो बड़े जानवर खाना खाते हैं वैसा वो नहीं खा पाएगा, तो उसके लिए स्वादिष्ट भी होना चाहिए, आसानी से पच भी जाए। तो वो ट्रांजिशन फेज के लिए एक डिजाइन किया जाता है फिर जो बच्चों को खिलाया जाता है, जिसमें डीसीपी जो है, जो डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन जो 18 से 20% होना चाहिए, और टीडीएन 70 to 75% होना चाहिए। ये ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इसको इस तरह से नहीं बनाए तो उसमें ग्रोथ में अफेक्ट भी आ सकता है। अब इसके लिए हम लोग ये जैसे मेज हो गया, ग्राउंडनट केक हो गया, बादाम की खल्ली या चोकर हो गया, या स्किलमिन पाउडर मिला करके ये बनाते हैं और उसको खिलाते हैं, जो हमने बताया था अभी कि किस मात्रा में देते हैं। कुछ बड़ों के लिए जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है, इस तरह से आप मेज, व्हीट ब्रान, जीएनसी, पल्स चूनी, मिनरल मिक्सचर और कॉमन साल्ट मिला करके, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, जैसे भी है उसको बना सकते हैं। ये कंप्यूटेशन एक अलग टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स से थोड़ा अलग है। तो एक जनरलाइज्ड वे में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, या फिर जो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं उनसे जाकर के आप सजेशन ले सकते हैं, उनसे भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो थंब रूल ये कहता है कि जो सीरियल्स है या ग्रेन्स है, जैसे मक्का हो गया, जौ हो गया, या गेहूं हो गया, और सीरियल बाय प्रोडक्ट जैसे चोकर हो गया, चुनी हो गया, या और वाइल्ड सीड केक, खली, ये तीनों को मिला करके जो है 1/3 तीनों को ले लीजिए। या फिर दूसरा है कि सीरियल्स हो गया 25 से 35%, वाइल्ड केक हो गया 25 से 25%, सीरियल बाय प्रोडक्ट हो गया 10 से 15%, और पल्स चुनी हो गया 5 से 20%। अगर ये भी आपको ध्यान नहीं है तो आप इसको याद रखिए, 1/3 तीनों को ले लीजिए, और आपका ये जो है ऑलमोस्ट बैलेंस्ड राशन प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें सिर्फ करना क्या है कि 2% के हिसाब से आपको मिनरल मिक्सचर का पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है, और नमक 1% के हिसाब से उसमें ऐड कर देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको पशु को खिला सकते हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आता है हीफर्स, जो बछिया होती है उसको खाना कैसे खिलाएं या कितना देना चाहिए। तो बछिया किसको बोलते हैं, तो 1 साल से उम्र से लेकर के
जो पहला बच्चा देने तक का जो स्टेज है उसी को हीफर बोलते हैं, बछिया बोलते हैं। एक बच्चा दे दी, उसके बाद उसको गाय के रूप में हम लोग गाय बोलते हैं उसको। तो यहां तक जो है 1 साल से लेकर के पहला बच्चा देने के तक का जो समय है उसको जो बछिया बोलते हैं। उसमें क्या खाना होना चाहिए, तो उस पीरियड में जो है कंसंट्रेट राशन जो है, अगर वो गाभिन नहीं है तो 2 केजी, रफेज जो है जो चारा घास वगैरह जो है वो 25 से 35 केजी। अगर वो गाभिन हो गई है तो 3 से 3.5 केजी उसको दाना देना है और 25 से 35 केजी उसको देना है। गाभिन में क्यों ज्यादा खिलाते हैं, क्योंकि जब बच्चे उसमें पल रहे होते हैं और लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जो होता है बच्चा बहुत तेजी से ग्रो करता है और उसके लिए ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से आएगा, वो तो जब हम माँ को देंगे, अच्छे से खिलाएंगे, तभी तो वहां से वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर उसको फिटस को जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको मिलेगा, इसलिए ज्यादा उसको जरूरत होती है। तो इस समय जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चा को खिलाने के लिए, क्योंकि यही आगे चल करके जो है गाय बनेगी और उसके प्रोडक्शन जो है डिपेंड करेगा कि किस तरह से उसका प्रोडक्शन हो, ज्यादा हो कम हो। अगर पहले से उसको कम खिलाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि प्रोडक्शन आगे चल करके उससे कम मिले। उसके बाद जो है वयस्क जो पशु हैं, खास करके गाय और भैंस, उसको कैसे खिलाते हैं, क्या क्या उसमें देते हैं या कितना देना चाहिए, तो उसके लिए कई तरह के राशंस जो है डिजाइन किए जाते हैं या कहा जाता है कुछ इस तरह से बनाना चाहिए। जैसे एक तो हो गया मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन मतलब आपको उतना ही खाना देना है जिसमें पशु का ना तो वजन बढ़े या ना वजन उसका कम हो, जस्ट मेंटेनेंस के लिए कि वो अपना उसका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो चलता रहे, बैलेंस्ड वे में चलता रहे, लेकिन वेट ना बढ़े ना कम हो, तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस राशन। इसमें 14 से 16% यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा कम हो गई और टीडीएन जो है 68 to 70% के रूप में इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से डिजाइन करते हैं। दूसरा हो गया जेस्टेशन राशन। जेस्टेशन राशन में जो पशु को खिलाते हैं उसमें एडिशनल राशन देते हैं, जितना हम मेंटेनेंस के लिए खिला रहे थे उसके ऊपर और भी राशन देते हैं, उसको खिलाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रेगनेंसी में जैसा अभी हमने बताया कि फिटस का ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होता है, तो प्रॉपर ग्रोथ जो है फिटस यानी भ्रूण जिसको बोलते हैं, तो उसके ग्रोथ के लिए और उसके बाद जब बच्चे दे तो ऑप्टिमम मिल्क प्रोडक्शन हो, उसके लिए खाना देना जरूरी है। तो क्या करते हैं कि जो मेंटेनेंस राशन दे रहे थे उसमें और ऐड करते हैं जेबू कैटल। जेबू कैटल मतलब जो छोटी नस्ल की कैटल हमारे यहाँ जो मिलती है ना, उसको बोलते हैं, या क्रॉस ब्रेड जो दोगली नस्ल की जो गाय होती है या फिर भैंस, इसमें 2 भागों में बांट करके चला गया है। तो जो जेबू कटल है उसमें 1.25 किलो करीब 1.25 केजी, और जो है अगर भैंस है तो उसमें 1.75 केजी यानी 1.25 किलो के आसपास इसको एडिशनल देना चाहिए मेंटेनेंस के ऊपर। अगर 1 किलो मेंटेनेंस राशन दे रहे हैं तो इसको 2 किलो 2.25 किलो जैसा भी है, अगर जेबू कटल है तो इसको देना है, तो उसका रिक्वायरमेंट पूरा होगा। अगर कम दे रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं जाकर के प्रॉब्लम आएगा। प्रोडक्शन राशन जो है जो हम लोग देते हैं वो कब देते हैं, जब वो मिल्क में होता है एनिमल, जब वो दूध दे रही होती तो उस समय भी एडिशनल राशन की जरूरत पड़ती है। जैसे क्या क्या एडिशनल राशन की जरूरत पड़ेगी, कितना देना पड़ेगा, जैसे जेबू कटल है तो 1 केजी है ना, 1 केजी देना है एवरी 2.5 केजी ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। अगर 2.5 किलो अगर वो दूध दे रही है तो उसमें 1 केजी एक्स्ट्रा ऐड करना है। अगर 5 केजी दूध दे रही है तो 2 केजी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, इसलिए कहा जा रहा है 1 केजी फॉर एवरी 2.5 केजी। तो इस तरह से इसको हम लोग खिलाते हैं। अगर क्रॉस ब्रेड है या भैंस है, बफेलो है, तो उसके लिए 1 केजी फॉर एवरी 2 केजी ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। अगर 4 केजी है तो 2 केजी उसमें ऐड कर देंगे, तो जितना हर जो है 2-2 केजी पे 1 केजी ऐड करते। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर बहुत अच्छा उसको हाई क्वालिटी का अगर उसको घास मिल रहा है, लेगुम्स हो या नॉन लेगुम्स हो, तो ये एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। अप टू 10 केजी मिल्क प्रोडक्शन तक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसा मिल नहीं पाता है हमारे इंडिया में, तो खास करके कम ही चारा प्रोड्यूस होता है, तो खास करके वो मिल नहीं पाता है, इसलिए एडिशनल राशन देना जरूरी है। अब यहाँ पे ये समराइज कर दिया गया है जेबू कैटल के लिए भी और क्रॉस ब्रीड के लिए कितना मेंटेनेंस के लिए 1 से 1.25 किलो तक देंगे। जेस्टेशन के लिए उसमें 1.25 केजी और ऐड कीजिए, मतलब 1 केजी अगर दे रहे हैं तो इसका हो जाएगा 2.25 केजी।
अब प्रोडक्शन के लिए अगर 2.5 किलो मिल्क दे रहा है तो उसमें 1 केजी ऐड करें तो 1 केजी ये हो गया, और उसमें 1 केजी ऐड किया तो 2.5 केजी के लिए आपका हो गया 2 केजी। अगर वो 5 केजी मिल्क दे रही है तो 1 केजी मेंटेनेंस और प्लस 5 केजी के लिए 2 केजी दाना, तो 2 और 1 3 केजी हो जाएगा। इस तरह से एडिशनल हम लोग ऐड करते जाते हैं। और ये उसके लिए है जिसको सिर्फ जो है ग्रीन्स नहीं मिल रहे हैं या बहुत कम ग्रीन्स मिल रहा है, हरा चारा कम मिल रहा है, मतलब उसको पुआल पे या सूखा घास जो है उस पे जो पाला जा रहा है उसको, है ना। तो उस कंडीशन में 4 केजी रफेज देते हैं जेबू कटल के लिए, और 4 से 6 केजी देते हैं इस क्रॉस ब्रेड बफेलो के लिए। तो ये इसके लिए सफिशिएंट होता है। उसी तरह से क्रॉस ब्रेड के लिए मेंटेनेंस जो है 2 केजी है, एडिशनल जो है 1.75 केजी जेस्टेशन के लिए है, उसमें ऐड कर देंगे 2 केजी में। अगर गाभिन हो गई है पशु तो 2 केजी और 3.75 केजी हो जाएगा। प्रोडक्शन के लिए हर 1 केजी ऐड करते जाइए पर 2 केजी ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से अगर हम पशुओं को आहार देते हैं तो प्रोडक्शन भी अच्छा होता रहेगा, उनका हेल्थ, उनका इम्यूनिटी सब कुछ मेंटेन रहेगा, आपको किसी तरह का बीमार भी कम पड़ेंगे वो पशु, तो उसमें आपका खर्चा थोड़ा सा कम होगा। जैसे बीमार पड़ जाएंगे तो आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है, ट्रीटमेंट का खर्चा, दवाइयों का खर्चा आ सकता है। तो इस तरह से आपको फार्म अगर पशुपालन कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।